In 1832, the important judgment was announced by the US Chief Justice John Marshall. 1832 में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फैसला सुनाया. He said that the Cherokees were a distinct community occupying its own territory in which the laws of Georgia had not force and they had sovereignty in certain matters. जिसमें उन्होंने कहा कि चिरोकी जो है वो एक विशिष्ट कबीला है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न हैं. यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ जस्टिस जजमेंट. परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस की इस जजमेंट से, इस न्याय से वो खुश नहीं थे. He ordered the US Army to evict the Cherokee from their land and drive them to the Great American Desert. उन्होंने यूएसए की आर्मी को, सेना को ये आदेश दिया कि वो चिरोकी को उनकी भूमि में से निकाल करके उन्हें ग्रेट अमेरिकन मरुस्थल जो है वहां पर धकेल दें. Of the 15,000 people thus forced to go over a quarter died among the Trail of Tears. और इस प्रकार से 50,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया. उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मरखप गए थे. उसके बाद यूरोपियन जस्टिफिकेशन फॉर टेकिंग लैंड्स ऑफ नेटिव पीपल. अब यूरोपियन लोगों का मतलब मूल निवासियों के प्रति क्या जस्टिफिकेशन था, क्या मानते थे वो. The native did not deserve to occupy land which they did not use to the maximum. अब इनका मानना ये था कि जितने भी नेटिव हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भूमि के ऊपर अपना अधिकार रखें. The natives are lazy since they did not use their craft skill to produce goods for the market. उनका कहना ये था नेटिव जो हैं वो बहुत ही आलसी हैं और वो अपना क्राफ्ट का, अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बाजार में उत्पादन को बढ़ाने के लिए. द नेटिव्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. मूल निवासी जो है वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते. दे आर नॉट ड्रेसिंग करेक्टली विच मीन्ट लाइक द यूरोपियन. और उनको कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं है. उनका मतलब था कि यूरोपियन जैसे कपड़े. दे डिजर्व टू डाई आउट दे आर्ग्यूड. और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मर खप जाने के ही पात्र हैं. A visiting Frenchman wrote, "Primitive man will disappear with the primitive animal." The Gold Rush in USA 1840. अब ये गोल्ड रश क्या था? In the 1840s, traces of gold were found in the USA in California. उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में धरती के नीचे सोने के निशान मिले थे, चिन्ह मिले थे. This led to the gold rush when thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. तो इस सोने को पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो थे वहां पर अपनी तकदीर संवारने के लिए पहुंचने लगे थे. This led to the building of railway lines across the continent for which thousands of Chinese workers were recruited. और इस कार्य को पूरा करने के लिए हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों को नियुक्त किया गया ताकि रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा सके. The USA's railway was completed by 1847 and Canada by 1885. और यूएसए में रेलवे का जो निर्माण कार्य था 1870 में पूरा हो गया और कनाडा में 1885 में ये कंप्लीट हो गया था. एंड्रयू कैनेगी, a poor immigrant from Scotland who became one of the first millionaire industrialists in the USA, said, "The old nation creep on at a snail's pace. The republic thunders on at the speed of an express." एक बहुत ही गरीब स्कॉटलैंड से आया हुआ अप्रवासी व्यक्ति जो कि यूएसए में आकर के करोड़पति उद्योगपतियों में से एक बन गया था, उसने कहा कि पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं और नया जो गणराज्य है किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका. अब नॉर्थ अमेरिका मीन्स उत्तरी अमेरिका में उद्योगीकरण. In North America, industries developed for very different reasons. देखिए उत्तरी अमेरिका में उद्योग जो थे उनका विकसित होने के अनेक कारण थे. फर्स्ट, to manufacture railway equipment so that rapid transport could link distant places. अब सबसे पहला कारण ये था कि रेलवे के साज सामान बनाने के लिए
ताकि दूर दूर की जगह को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। टू प्रोड्यूस मशीनरी विच वुड मेक लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर, और इसके अलावा बड़े यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसानी से किया जा सके। इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रू एंड फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड बोथ इन द यूएसए एंड कनाडा। औद्योगिक नगर और फैक्ट्रीज यूएसए में और कनाडा में बहुत ही दोगुनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। इन 1860s द यूएसए हैड बीन एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। 1860 तक यूएसए जो था वो एक अविकसित अवस्था में था। इन 1890 इट वॉज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, और 1819 तक ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक शक्ति बन चुका था। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपेंडेड, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार किया गया। वास्ट एरियाज वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स, और जितने भी बड़े बड़े एरियाज थे, जंगल थे, उनको साफ किया गया और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। By 1890, the bison had almost been exterminated, ending the life of natives. और इसके अलावा 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका था, मतलब ये खत्म हो चुके थे। In 1892 द यूएसएज कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन कंप्लीटेड, और 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। द एरिया बिटवीन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन वॉज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो क्षेत्र था वो राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। Within a few years, the USA was setting up its own colonies in Hawaii and Philippines. और कुछ ही दिनों के भीतर में, मतलब कुछ ही दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई और फिलीपींस में अपने अपने उपनिवेश बना लिए थे।